नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार फतेह करना अब सभी पार्टियों का मकसद बन गया है, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप तमाम लोग 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जुटिए। आपको मालूम है कि पटना के गांधी मैदान में 3 तारीख को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि इसके बीच बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर यह है कि 2 तारीख को यानी कि महागठबंधन की इस महारैली से पहले 2 तारीख को आगमन हो रहा है बिहार में पीएम मोदी का। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या महागठबंधन का खेल बिगाड़ देंगे पीएम मोदी, क्योंकि एनडीए की तरफ से फील्डिंग करने के लिए मैदान में होंगे खुद पीएम मोदी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट नवेंदु जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत समरीन जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी के इस जन विश्वास यात्रा को नवेंदु जी कैसे डिकोड करेंगे। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा उसके बारे में पूरा जो है मुझको लग रहा है कि नेशनल मीडिया जो है वो डिकोड करने में लगा हुआ है जी। और उस स्तर पर कहें तो किसी को यकीन नहीं था कि इस तरह का वार्म रिस्पांस जो है वो मिलेगा जो अभी तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को मिल रही है। तो पब्लिक जो है वो जिस तरीके से मैंने उसकी भागीदारी दिखाई दे रही है तो वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। और तेजस्वी का बीच सदन से निकल जाना, एक ये भी सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, लेकिन सदन में नहीं होकर के वो फील्ड में है, मैदान में है। तो ये मैदान में है तो इस पर सवाल तो उठ रहे हैं, राजनीतिक सवाल। लेकिन इसको भी अगर डिकोड किया जाए कि ऐसा क्यों है, तो ये सीधी बात है कि तेजस्वी को पता है, जैसे कि उन्होंने सदन में ही कहा था कि अब चाचा जी यानी कि राजा दशरथ नीतीश कुमार जी, तो उनको कहा था कि वनवास नहीं है, इन्होंने हमें जनता का सुख और दुख में भागीदार बनने के लिए ये किया है, भेजा है। तो वो सीधे वहाँ से बोले कि अब जनता के बीच जाऊंगा, तो जनता के बीच वो चले गए हैं। एक और बात तेजस्वी ने कही थी कि जिस इंडिया गठबंधन का सूत्रधार बने थे नीतीश कुमार जी और उसका झंडा लेकर के निकले थे, तो वो तो झंडा इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अब वो झंडा जो है लालू का ये बेटा लेके निकलेगा। और उस तर्ज पर अगर कहें तो नीतीश कुमार की बात न करके एक थोड़ी देर के लिए लालू प्रसाद की बात करें, तो लालू प्रसाद ने भी कभी झंडा निकाला था और वो झंडा ऐसा निकाला कि बीजेपी के झंडे को थाम लिया था, यानी कि जो आडवाणी का रथ था। तो इस तर्ज पर वो पूरी एक तैयारी, मुझे लग रहा है कि जैसे ही विश्वास मत नहीं मिला या फिर वो खेला नहीं हो सका, तो फिर जो आगे का खेला है, जो असली खेला, जो हम लोग समरीन याद है कि बातचीत हम लोग किए थे कि खेला अब शुरू होगा यहाँ से। तो कोई स्थिरता नहीं आने जा रही है इस सत्ता में, इस सरकार में, जो नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार चल रही है। तो इसलिए जाहिर तौर पर अब खेला ही खेला होगा। तो उस खेला में नीतीश कुमार अपने खेला करने निकल गए, और वो इसलिए कि अंततः तेजस्वी यादव माफ कीजिएगा, तेजस्वी यादव खेला करने निकल गए, इसलिए कि लालू हो या तेजस्वी। देखिए, एक मुहावरा हमेशा ये बोलते हैं, और मुहावरा ही नहीं, वो कहिए कि एक फिलॉसफी है और एक वैचारिकी है या मूल मंत्र है लोकतंत्र का कि जनता ही मालिक है। ये लालू प्रसाद भी बोलते थे, ये तेजस्वी यादव भी बोलते हैं। दो ही लोग इसको नहीं बोलते हैं, आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी कभी नहीं बोलते हैं जी, नीतीश कुमार कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। वो हमेशा ये दोनों जो है अपनी काबिलियत, अपना स्किल, अपनी औकात, हमने ये किया, इस पर वो निर्भर करते हैं, जनता पर निर्भर नहीं करते। जबकि जनता ही लोकतंत्र में सबको जिताती है या हराती है। तो
तो ये एक खास बात है तेजस्वी की। तो जनता ही मालिक है, तो उस मालिक के पास उन्होंने दौड़ लगा दी। तो जो दौड़ लगाई वो देखिए समरीन, एक बहुत खास बात है कि एक तो है कि जिस तरीके से जो पहला ही दिन उनके जन विश्वास यात्रा का हुआ, वो आप देखेंगे कि टारगेट कहाँ किया था, तो बीजेपी संसदीय क्षेत्रों को। 3 क्षेत्र में गए, मुजफ्फरपुर, अजय निषाद जी बीजेपी के सांसद, उसके बाद वो सीतामढ़ी, तो सीतामढ़ी में आप सुनील कुमार पिंटू, वो जेडीयू के सांसद, मतलब एनडीए के सांसद, और तीसरे जो है वो शिवहर में तो रमा देवी बीजेपी की सांसद। तो वो तीनों देखिए क्षेत्र भी तो अपने शत्रु, राजनीतिक शत्रु के इलाके में उन्होंने, और वो जो है किसी को शायद पहले ही दिन से एक ऐसा कहें कि लोगों के नोटिस में आ गया तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा कि तीनों जो एनडीए के संसदीय क्षेत्र हैं उसमें जिस तरह का रिस्पांस मिला इस यात्रा को और जिस तरीके से तेजस्वी की जयकारा हुआ, तो वो एक बहुत उल्लेखनीय बात बन गई। दूसरी बात एक और चीज देखने में आई कि जो पब्लिक ओपिनियन आ रहा था, जैसे एक होता है ना कि खबर की तेजस्वी ने सभा की, ये बोला वो बोला, भाषण दिया, लेकिन जनता ने क्या बोला, तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स आई निकल करके वो भी बहुत ही विश्लेषण की मांग करता है। वो मीडिया रिपोर्ट ये कि जैसे लग रहा है कि सारे लोग जो है वो तेजस्वी का इंतजार कर रहे हों, और नीतीश कुमार की ये जो पलटमारी वाली जो कार्रवाई हुई है ना, इसके खिलाफ एक जो हम लोग भी अंदाजा एक लगा रहे थे कि ये एक नीतीश की छवि को डेंट किया है, उनके इमेज को, और ये शायद जनता में नीचे तक जाएगा तो ये नुकसान करेगा। तो वो जो पब्लिक ओपिनियन आ रही है ना जन विश्वास यात्रा से, तो उससे ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के इस गठबंधन को न तो नीचे तक स्वीकार कर रही है जनता स्वीकार नहीं कर रही है, और वो कहीं न कहीं एक गुस्सा भी है। और ये जो उलट पलट जो होने से इसमें लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, तो वो बता रहा है कि लोग किसी चीज की एक हद होती है, इस हद को नहीं लोगों ने इस बार बर्दाश्त किया। अच्छा। तो हमेशा काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है, तो चढ़ती है। तो नीतीश कुमार ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं है, 5 बार पलटी मारे हैं तो 6ठी बार भी पलटी मार ले, तो उस आधार पर चल जाएगा, लोग एक्सेप्ट कर। लेकिन जनता ही मालिक है, और मालिक ने जो रिएक्शन दिया है या दे रहे हैं, वो बता रहा है कि न सिर्फ टेंशन बढ़ा सकता है, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि बीजेपी के भी खिलाफ एक आम जनमत जैसा दिखाई दे रहा है। सिर्फ राजद के वोटर नहीं, जो चेहरे आ रहे हैं निकल के जन विश्वास यात्रा में लोगों के, तो वो नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना कि वो वेशभूषा से जो है पता चल जाता है कौन जात कौन धर्म का है। लेकिन यहाँ जो वेशभूषा है, तो इस वेशभूषा से आप कह सकते हैं कि ये कोई एक जात धर्म नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये एक है कि नौजवानों की भारी भीड़ है, और नौकरी देने वाला नेता कौन, तो तेजस्वी यादव। इस तरीके से जो एक बात आ गई, तो एक देखिए पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन की भी चीज है समरीन, और आपने कहा डिकोड कैसे करेंगे, तो ये परसेप्शन में क्रेडिट लेने के लिए लड़ाई तो दोनों पक्ष से शुरू हुई, तेजस्वी की नीतीश की, कि नौकरी किसने दिया, रोजगार किसने दिया, तो दोनों ने वादा किसने पूरा किया, पहले किसने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये क्रेडिट की जो लड़ाई छिड़ी, तो इस क्रेडिट की लड़ाई में भी फिर तो जनता ही जज है। तो मुझे लग रहा है कि जनता ने जो परसेप्शन बनाया, तो वो तेजस्वी के लिए उनके पक्ष में बना लिया, शायद उनके पक्ष में बना लिया, इसलिए कि और वो साफ दिख रहा है, फैक्ट्स भी है, फैक्ट्स के अनुसार ही बनाया होगा पब्लिक ने। तो यहाँ भी जो है मैं ये कहूंगा कि परसेप्शन के मामले में भी नीतीश कुमार या फिर नीतीश कुमार को ले जाने वाली अपने पास बीजेपी, वो दोनों वो यहाँ भी मार खा गई, यहाँ पर भी मार खा गई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तेजस्वी अब जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि 3 तारीख को आप सभी लोग पटना में जुट जाइए, क्योंकि हमने शुरू में ही कहा कि 3 को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली होने जा रही है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से बड़े बड़े नेता इस रैली में आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के। ये देखिए आपने खुद ही बता दिया कि इंडिया गठबंधन के, तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया गठबंधन की पहली रैली शायद होगी, पहली रैली। हाँ, जिस इंडिया गठबंधन के बारे में जब प्लान चल रहा था
और जब इंडिया गठबंधन के बारे में ये माना जा रहा था कि ये इसमें सारे नेता सारे दल आ रहे हैं और बखूबी आ रहे हैं, लेकिन बीच में जो झटका लगा और फिर हुआ कि नीतीश कुमार सूत्रधार ही चल दिए और नीतीश कुमार ने ही पटना में जो है सबसे पहले इकट्ठा किया था। तो पटना से ही इंडिया गठबंधन शुरू हुआ था और एक झटके के बाद, और देखिए कि नीतीश कुमार थे, आज नहीं है, लेकिन उसी पटना से, ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि उसी पटना से इंडिया गठबंधन पूरी तरह से संभल के और फिर जो है 3 मार्च को वो रैली करने जा रहा है। इस रैली का भी ख्याल जो है कि ये इंडिया गठबंधन की रैली बन जाए। तो ये कैसे आया, तो देखिए जो भीड़ जुट रही है तेजस्वी की सभाओं में, और जो उन्होंने 2 नारे दिए, एक तो कि माई बाप की पार्टी, तो माई के साथ बाप जो जोड़ा, तो इसने एक अपील पैदा की है। इस अपील में देखिए 2 बात है, वो व्याख्या जो कर रहे हैं कि बाप, तो बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ा, फिर ए फॉर आधी आबादी, पी फॉर पुअर, लेकिन और पहले से कह रहे हैं कि माई तो है ही। तो ये माई बाप की पार्टी, तो देखिए इसमें 2 अपील है जो तेजस्वी जी इसको फेंक रहे हैं जनता के सामने। उसमें एक अपील ये है कि माई बाप उनके दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद। तो जो अपनी राजनीतिक विरासत है, किसी भी एक नेता की या एक राजनीतिक विरासत होती है, तो वो जो होता था ना पहले कि अपनी राजनीतिक विरासत को छोड़ देंगे, तेजस्वी लालू के चेहरे से अलग हटना चाहते हैं, राबड़ी के चेहरे से अलग हटना चाहते हैं, एक नई राजनीति कर रहे हैं। तो नई राजनीति तो कर ही रहे हैं, वो नई राजनीति कर रहे हैं, नए लोग भी जुटा रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो उस विरासत को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए कि आज भी उस माई के विरासत या और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद खासतौर पर उनकी विरासत के ढेर सारे मतदाता हैं जो ये मान के चल रहे हैं कि लालू प्रसाद ने वंचितों को, गरीबों को एक आवाज दी, एक सम्मान दिया। तो इसलिए वो माई भी आ गया और मुस्लिम यादव के लिहाज से भी आ गया और फिर बाप भी आ गया, बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर। अब पुअर क्यों लगाया, तो पुअर में देखिए इसमें सीधे है कि जो पिछड़ा गरीब, पिछड़ा तो है ही गरीब, लेकिन जो अगड़ा गरीब है यानी पुअर पीपुल, पुअर पीपुल एक है क्या कि सारे जात में, सारे वर्गों में, जात जमात में, समुदाय में है, तो वो पुअर पीपुल उसको भी ये टारगेट करके चल। तो ये जो भीड़ जुटनी शुरू हुई, मुझे लग रहा है कि जो अंदर की बात भी पता चली कि लालू प्रसाद ने इस भीड़ को देखा, तो फिर ये ख्याल आया कि ये अभी जैसे लोहा गर्म है तो वो हथौड़ा मार दो। अच्छा, तो ये जो मतलब कि अभी जो इतनी भीड़ जुट रही है उसको यूटिलाइज कर लो। अच्छा। तो ये सीधे कि जन विश्वास यात्रा को एक कंसोलिडेट रूप में तौर पर उसको पटना में जुटा दो। अच्छा, ये लालू जी ने तेजस्वी से कहा। बिल्कुल, तो लालू ने कहा कि सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। जी जी जी। ये उन्होंने उनके पास जो भी आ रहे थे लालू राबड़ी आवास में मिलने, तो सब लोग को, फिर जो भीड़ थी तो फिर इन्होंने एक कॉल भी भेजा जो अंदर खाने की बात है कि, और कहा कि ये सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ जाओ, पटना आ जाओ, पटना आ जाओ। और पटना जो आ जाओ तो पटना की रैली तय हो गई 3 मार्च की, और इस 3 मार्च की रैली में राहुल गांधी का आना भी तय हो गया। और आपको ध्यान होगा समरीन की तेजस्वी यादव जब बिहार की सीमा पर अंतिम रैली कर रहे थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राहुल गांधी, तो तेजस्वी यादव उसमें शामिल हुए और जो रोहतास और कैमूर बक्सर जिले की जो रैली थी, और उसमें फिर बनारस की सीमा तक उनको छोड़ने गए और एक ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए तेजस्वी यादव, राहुल ने ही कहा कि ड्राइविंग करेंगे तेजस्वी, और वो एक तस्वीर निकल कर आई मीडिया के सामने। तो वो ड्राइविंग जो है और वो ड्राइवर तेजस्वी, तो ये एक मान के चलिए कि नीतीश के जाने के बाद जो भाषण दिया था तेजस्वी ने सदन में और कहा था कि अब ये तेजस्वी अब उस झंडे को उठाकर चलेगा, तो राहुल ने भी इसको मुहर लगा दी। राहुल ने भी मुहर लगा दी। और इस आधार पर आप ये बिल्कुल कह सकती हैं, निसंदेह कह सकती हैं कि अब बिहार में महागठबंधन का नेता कौन, तो तेजस्वी यादव। अच्छा, महागठबंधन का नेता कौन, तो तेजस्वी यादव। और पहले क्या था कि महागठबंधन का नेता कौन, नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को तो पहले ही दौर में एक परसेप्शन के लेवल पर और अपने परफॉर्मेंस के लेवल पर, परफॉर्मेंस माने फर्स्ट स्टेज का परफॉर्मेंस,
परफॉर्मेंस तो चुनाव तक गिनती की जाएगी, काउंटिंग होगी इसकी, लेकिन अभी उस लिहाज से तो नीतीश को रिप्लेस कर दिया तेजस्वी ने, मेरा अपना ये मानना है। रिप्लेस कर दिया। एक बात अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 3 तारीख की ये जो रैली होने वाली है वो सफल होगी? मतलब क्या इतिहास के पन्नों में इसे दर्ज किया जाएगा? भीड़ उमड़ेगी ना बिंदु जी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि भीड़ उमड़ेगी। इसकी कुछ 2-3 वजह हैं जो मैं सोचता हूँ कि उसको उस पर चर्चा कर ली जाए। देखिए, एक तो ये है कि ये रैली जो होने आ रही है 3 मार्च को, तो एक तो दूरगामी छोड़िए, तात्कालिक जो इस पर एक आवेग है, एक दबाव है, ये एक असर है, इम्पैक्ट है, वो है कि जो जन विश्वास यात्रा तेजस्वी की चल रही है हर जगह, जिले जिले में, संसदीय क्षेत्रों में, तो वहाँ जो भीड़ उमड़ रही है, उस उमड़ी हुई भीड़ को ठोस कर लेने की एक बात है कहीं, और उस ठोस करने की दिशा में वो पटना की रैली है, तो जाहिर तौर पर लोग उमड़ रहे हैं, तो उनकी सिर्फ दिशा घुमा देनी है, तो वो पटना आएंगे तो भीड़ तो जुटेगी। दूसरी बात कि भीड़ क्यों जुटेगी, इसलिए कि देखिए, एक अभी पूरे देश में जो माहौल है वो क्या है कि एनडीए बनाम इंडिया, तो इंडिया को थोड़े झटके लग रहे थे, थोड़े नहीं, बहुत झटके लग गए काफी, और एक लगातार हो रहा था कि नीतीश कुमार ही चले गए, तो नीतीश का जाना ये इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा झटका था। और उसको लोग तो कह रहे थे कि बिखर गया, अब है कहाँ इंडिया गठबंधन? तो एक तरफ बिखर गया, कहाँ है गठबंधन, दूसरा तरफ लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश ने ये अच्छा नहीं किया। तो एक इसका भी रिएक्शन अब है कि झटका लगने के बाद अब देखिए कि अचानक जो है इस हफ्ते में, जो ये हफ्ता चल रहा है, इस हफ्ते में अचानक इंडिया गठबंधन अपने को रिवॉल्व करना या फिर कहें कि अपने को नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करना, रीलॉन्च कहिए, तो वो जो शुरू हुआ, तो ये अचानक जो है झटका पर झटका अब दे रहा है शायद एनडीए को, मेरा अपना मानना है। क्योंकि देखिए कैसे हुआ, तो ये एक तो सबसे पहले कि नीतीश कुमार का जो कुछ हुआ, उन्होंने जो घटना किया, तो उसके बाद बिहार भी एक कहीं ना कहीं जो बिहार इतिहास रचने जा रहा था कि वो इंडिया का सूत्रधार है बिहार, तो उसको एक डेंट लगा, झटका लगा। लेकिन तुरंत ही सरकार बदलने के साथ ही फिर तेजस्वी जिस तरीके से उनका सदन में भाषण जो हुआ अविश्वास प्रस्ताव के दिन, उसने एक तत्काल एक पैच वर्क कर दिया, और उसके बाद जो मरहम लगा दिया और जन विश्वास यात्रा हुई। और ये खास बात थी कि राहुल गांधी की यात्रा उसी समय बिहार में वो चल रही थी, और वो बिहार में घुसने के साथ उसको भी डेंट लगाने की कोशिश हुई थी, इसलिए कि नीतीश कुमार पलटी मार चुके थे। तो उसको तुरंत संभाला भी गया। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की ये रणनीति होगी और तेजस्वी राहुल की आपस की बातचीत भी होगी। तो तेजस्वी जो शामिल हो गए राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, जो पहले चरण में नहीं शामिल हो पाए थे, तो इसने एक संभाला। और तब तक तो फिर यूपी का खेल हो गया, और अखिलेश यादव के साथ जो अनबन चल रहा था, और जो भी मतभेद, अनबन क्या कहेंगे, सीटों का, तो सीट शेयरिंग का मामला है। तो सीट शेयरिंग में तो है ही कि भाई हम अपना पक्ष रखेंगे, आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन वो जैसे होता है ना कि बिगड़ते बिगड़ते बात बन गई। तो एक जो मीडिया का भी एक जो प्रचार था, और लोगों को भी जो बीजेपी या एनडीए समर्थक लोग थे, तो जाहिर तौर पर उनको लग रहा था कि ये होगा नहीं, तो ये हो गया। और हो ही नहीं गया, बल्कि इसका संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट भी हो गया। जिस अखिलेश ने कहा था कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं होगी राहुल की न्याय यात्रा में वो भाग नहीं लगे, वो अखिलेश आखिर में आगरा की सभा में राहुल के साथ फिर मंच शेयर करने की बात भी उनकी आई। तो इधर फिर यूपी संभला, और देखिए कि जैसे ही यूपी संभला, संभलते गया, उसी तरह तुरंत दिल्ली संभल गई, यानी कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी सिर्फ जहां ये बातें हो रही थी कि इनकी पटरी नहीं बैठेगी, पंजाब में नहीं बैठेगी, दिल्ली में भी नहीं बैठेगी, या कांग्रेस को क्यों देगी, तो वहां भी देखिए कि न सिर्फ ऐसी गठबंधन दोस्ती हुई कि न सिर्फ दिल्ली की सीट, बल्कि आम आदमी के साथ जो पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, तो वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि गोवा, हरियाणा, गुजरात, तो ये एक साथ 4 स्टेट में आम आदमी पार्टी के साथ हो गई। इसने और झटका पर झटका दे दिया एनडीए को। और फिर तीसरी खबर जैसे ही आज निकल कर आई, जो कल से ही वो भी पक रही थी, और वो जयराम रमेश ने, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने इसको प्रेस के सामने रख भी दिया
कि ममता भी अब आ रही है। ममता भी तो ममता तो आ रही है। ममता ने देखिए एक बयान दिया था जिसको थोड़ा सा मीडिया ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं देंगे, इतनी सीटें नहीं देंगे, एक सीट, जो भी बयान आया उनका। तो वो एक बयान, वो बयानबाजी भी थी। अधीर रंजन चौधरी के भी बयान अच्छे नहीं थे, ममता बनर्जी को लेकर दिए गए, तो उसकी प्रतिक्रिया थी। लेकिन उसमें एक पॉइंट था जो ममता ने तब भी स्पष्ट किया था कि लेकिन मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। तो इस पर अब जाके उस पर भी मुहर लग गई। और अब जो खबर छन के आ रही है वो है कि बंगाल में भी इंडिया के साथ गठबंधन बनेगा और वहां भी 5-6 सीटों पर शायद कांग्रेस लड़े। वैसे एक बात और उल्लेखनीय है इंडिया गठबंधन के सिलसिले में कि पश्चिम बंगाल में देखिए वहां विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई बड़ी तल्ख और तीखी है। तो ममता बनर्जी के विरुद्ध जो है मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी है, लेकिन वहां विपक्ष में सीपीएम भी है, विपक्ष में कांग्रेस भी रही है, ये लोग लड़ते रहे हैं। तो एक कुछ सीटों पर तो शेयरिंग होगी मुझे लग रहा है, और कुछ सीटों पर सब लड़ेंगे। सब लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? इसलिए कि अपोजिशन का वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर के बीजेपी की तरफ न जाए। इंडिया की ये रणनीति है। तो वो जहां उसके तरफ जाएगा तो उसकी सीटें बढ़ सकती हैं या फिर मजबूत होगी। तो यहाँ पर तेजस्वी ने भी ऐलान कर दिया है, और तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है। उधर महाराष्ट्र से भी खबरें आ रही है कि वहां 40 सीटों पर पश्चिम बंगाल में 40 सीटों पर बात बन गई है। वहां महाराष्ट्र में भी जो है वहां भी लगभग 40 सीटों पर बात बन गई है। तो 8 सीटें महाराष्ट्र में अटक रही है जिस पर फाइनल होना है। पश्चिम बंगाल में भी 4-5 सीटों पर फाइनल होना है। और बिहार का रहा मामला, तो बिहार के बारे में भी सवाल उठ रहा है कि यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ तो ऑलरेडी महागठबंधन है, मेरा मानना है। और यहाँ तो अब नीतीश के जाने के बाद मैदान खाली है सीटों का। यहाँ पर सिर्फ फटोवल नहीं है। अच्छा, इस बीच फटोवल एनडीए में होगा, यहाँ होगा। अच्छा, एक और चीज, एक और बड़ी बात जो है वो ये है कि पीएम मोदी भी आ रहे हैं। और सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं आ रहे, बल्कि 28 तारीख को राजनाथ सिंह आ रहे हैं, 2 तारीख को पीएम मोदी आ रहे हैं, और 3 के बाद कभी भी अमित शाह आ सकते हैं। तो अब बड़ी बात यह है कि 3 तारीख को यानी कि महागठबंधन की इस महा रैली को फ्लॉप करने में जुट चुकी है। हाँ, जाहिर तौर पर एनडीए घेर रही है, हर तरफ घेर रही है। और एनडीए को जाहिर तौर पर ये अच्छा नहीं लगा है जो इंडिया का डेवलपमेंट है। तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो 2 मार्च को आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं ये भी गौर करने की बात है। वो औरंगाबाद से शुरू कर रहे हैं। और औरंगाबाद में क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा जो है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की लेकर के औरंगाबाद से गुजरे। औरंगाबाद में उन्होंने बड़ी सभा की और औरंगाबाद ट्रेडिशनल सीट भी रहा है कांग्रेस का। अब उसके बाद फिर अमित शाह के दौरे लगेंगे, फिर जो है राजनाथ के दौरे। 28 को आ रहे हैं। तो बिहार जो है एक इस पूरे 2024 के जंगे मैदान में एक सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र जो है वो बिहार बनने वाला है और बन गया है। इसलिए कि इंडिया गठबंधन की नींव भी यहीं पड़ी। भले उस समय नेता नीतीश कुमार थे। और इंडिया गठबंधन की पहली रैली, जिस रैली के बारे में तय किया जा रहा था उस समय जब दिल्ली की मीटिंग भोपाल में जबलपुर में रैली होने वाली थी, पहली रैली जो बाद में पोस्टपोन्ड हो गई। तो जबलपुर वाली रैली अब नए रूप में अब पटना के गांधी मैदान रैली में कन्वर्ट होने जा रही है। तो ये भी बात है। तो अंततः बिहार इस बार के चुनाव में न सिर्फ राजनीतिक तौर पर एक सिरमौर बनता हुआ दिखेगा, और बल्कि इंडिया और एनडीए की लड़ाई का भी एक जंगे मैदान बनेगा बिहार। जंगे मैदान बनेगा। एक आखिरी सवाल जो आपसे एकदम झटपट हम लोग करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको किसकी रैली हिट होगी और किसकी रैली फ्लॉप होगी? आपका आकलन क्या कहते हैं? जाहिर तौर पर देखिए, एक बिहार की आप भी हैं और हम लोग सब लोग बिहार में रह के पत्रकारिता करते रहे, तो हम लोगों ने भी देखा है कि देखिए, एक तो है कि यहाँ कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनकी रैली बड़ी उल्लेखनीय होती है। अब वो है आरजेडी, वो है सीपीआईएमएल जिसको माले कहते हैं, और फिर जो है जेडीयू की रैली भी
अच्छी होती रही, खासतौर पे जब बाद के दौर में जब जेडीयू के साथ अति पिछड़ा और महादलित का कॉम्बिनेशन जुड़ा तो बीजेपी की भी रैली में हाँ, भीड़ उमड़ती और है। बीजेपी की रैली में अपेक्षाकृत जी। वो भीड़ नहीं जुटती है। अच्छा। इसलिए कि बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल भी जो कार्यक्रम किए अपने, जैसे जब जेडीयू ने भीम रैली की थी, भीम संसद बुलाई भीम थी, संसद, जी। तो भीम संसद के समय भी, फिर उसके बाद जो अभी रोजगार को लेकर के रैली हुई है, कर्पूरी जी के समय में जन्मशती समारोह पर जो रैली हुई, तो उसमें भी लेकिन बीजेपी ने भी जो काउंटर में प्रोग्राम किए, उस समय तो बीजेपी अपोजिशन में थी, तो उसकी सभाओं में या फिर उसके कार्यक्रम में उतनी भीड़ नहीं हुई, जैसे मिलर स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था या फिर ज्ञान भवन में। तो उस लिहाज से तो ऐसे भी चलिए बीजेपी भी अच्छी रैली जुटाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब चूंकि एनडीए हो गया और नीतीश कुमार उसमें शामिल है, तो जाहिर तौर पर उसकी, लेकिन उस रैली के साथ साथ ये बिल्कुल निसंकोच कहा जा सकता है कि 3 मार्च की जो रैली होगी, जो इंडिया गठबंधन की रैली होगी, वो शायद बड़ी भीड़ जुटाएगी। एक तो इसलिए कि तत्काल उस 3 मार्च के डेट पर जो है ये तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का प्रभाव है, राहुल की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो बिहार से गुजर कर गई है उसका प्रभाव है। तो एक दो जो एक्शन प्रोग्राम्स हुए हैं अपोजिशन की तरफ से इंडिया तो उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट देखने को यहाँ मिलेगा। तो इस आधार पर आप कह सकती हैं कि ये रैली जो है 3 मार्च की थोड़ा बढ़त ये दिलाएगी, और ये बढ़त दिलाएगी तो शायद इसका इम्पैक्ट भी राजनीतिक तौर पर भी पड़ेगा। और मेरा तो ये मानना है समरीन की आचार संहिता चुनाव की अब आ जाएगी, जब भी दूसरे तीसरे हफ्ते में, मार्च में दूसरे हफ्ते में, तो आचार संहिता आने तक शायद ये सब जो राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहा है ना, जो अपोजिशन यानी इंडिया और एनडीए का, तो इंडिया में तो अभी फिलहाल तस्वीर साफ होकर नहीं आई है कि क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, पशुपति तो वहाँ थोड़ा सा घमासान है बिहार में, खासतौर पे अन्य जगहों पर भी है। तो ये भी जब सेटल होगा तो मेरा मानना है कि, और इधर इंडिया सेटल कर रहा है, और ये जो रैलियां हो रही हैं अब इंडिया वर्सेज एनडीए की या पीएम की सभाएं जो हो रही, तो ये आचार संहिता लगते लगते शायद ये कुछ और राजनीतिक प्रभाव दिखाए, यानी और हो सकता है कि कई छोटे छोटे दल और उनके नेता इधर से उधर भी, उधर से इधर भी हो सकते हैं। देखिए बड़ी बात कह दी है नवेंदु जी ने। हम लोगों ने तफसील से चर्चा की है कि 3 तारीख को महागठबंधन की महारैली होने जा रही है, लेकिन उससे पहले 2 तारीख को पीएम मोदी का भी बिहार आगमन हो रहा है। तफसील से हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।